बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फैसल शफीक भट्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय 6th लेक्चर और इससे पहले हम 5 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। मैं पहले बता दूं कि जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था उसमें जो 4 प्रोजेक्ट डायमेंशंस थी, उसमें जो क्लासिकल मिस्टेक्स थी उन क्लासिकल मिस्टेक्स को हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था और हमने देखा था कि ये क्लासिकल मिस्टेक्स क्यों कहलाती हैं, क्योंकि ये पहले भी की जा रही हैं, अब भी आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स और जो आपके टीम मेंबर्स होते हैं इन मिस्टेक्स को करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पिछले लेक्चर का टॉपिक था और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। जो आज स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर है दैट इज़ लेक्चर नंबर 6 और इस लेक्चर में आप देख सकते हैं जो हमारा टॉपिक है वो प्रोसेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में है। प्रोसेसेस, हमारे पास जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के जो प्रोसेसेस हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि वो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, कौन कौन से नॉलेज एरियाज़ हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से देखेंगे या टीम स्ट्रक्चर्स के हवाले से देखेंगे कि कौन कौन से टीम स्ट्रक्चर्स हमारे पास इस टाइम अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स, हो सकता है कि ये दोनों टॉपिक्स जो हैं प्रोसेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस मैं इस लेक्चर 6 में शायद कवर ना कर पाऊँ और इसके लिए मुझे शायद लेक्चर नंबर 7 भी यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन देखते हैं कि आज हम कितना कवर कर पाते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि आज हमने क्या डिस्कस करना है। जितने भी स्टूडेंट्स आज के बाद आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे उसमें जो भी टॉपिक हम पढ़ने जा रहे होंगे उस टॉपिक के हवाले से कुछ अच्छी स्टेटमेंट्स मैं आपको यहाँ पे देने की कोशिश किया करूँगा और वो तमाम की तमाम जो स्टेटमेंट्स होंगी सिर्फ देने का मकसद ये होगा कि वो उस टॉपिक से रिलेट कर रही होंगी। अब जिस तरह ये स्टेटमेंट है, देयर इज़ नथिंग सो प्रैक्टिकल एज़ अ गुड थ्योरी। डेफिनेटली जी, जब तक आपके पास थ्योरी अच्छी नहीं होगी आप प्रैक्टिकल अच्छा नहीं कर सकेंगे। बेसिकली दिस इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स द रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज़। जितना रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज़ आपने अच्छा किया होगा उतनी ही ईजिली आप डिज़ाइन और कोडिंग को परफॉर्म कर सकेंगे। वट मैनी मैनेजर्स फेल टू रिकग्नाइज इज़ दैट इफेक्टिव प्लानिंग इज़ गुड इन्वेस्टमेंट एंड इज़ लेस कॉस्टली टू ऑर्गेनाइजेशन दैन नो प्लानिंग एट ऑल। ऑब्वियसली जी, प्लानिंग के बगैर तो कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। जब तक आप इफेक्टिव प्लानिंग नहीं करेंगे उस टाइम तक चीज़ें आपके लिए कॉस्टली ही रहेंगी, और जब आप इफेक्टिव प्लानिंग करने में कामयाब हो जाएंगे डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स विद इन कॉस्ट होंगे, विद इन स्केड्यूल होंगे। व्हेन यू बेट्रे समबॉडी एल्स यू आल्सो बेट्रे योरसेल्फ। बेट्रे का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप किसी को डिसीव करते हैं तो बेसिकली आप दूसरों को नहीं अपने आप को डिसीव कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं और ये स्टैटिस्टिक्स हमें बता रहे हैं प्रोजेक्ट सक्सेस रेट्स के हवाले से। प्रोजेक्ट सक्सेस रेट्स का मतलब ये है कि आफ्टर अप्लाइंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट गुड प्रैक्टिसेस, आफ्टर अप्लाइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका जो सक्सेस रेट है वो बढ़ना शुरू हो गया है। और ये सिर्फ उसी सूरत में पॉसिबल हुआ है जब हमने तमाम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रैक्टिसेस को अप्लाई किया है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई किया है, तो हमारे पास जो प्रोजेक्ट का सक्सेस रेट है वो एज़ कम्पेयर टू, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखाए थे, उन स्टैटिस्टिक्स के मुकाबले में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट सक्सेस रेट है वो बढ़ना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं द 2001 स्टैंडिश ग्रुप रिपोर्ट शोड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन IT project success rates compared to 1995 statistics. You can see time overrun decreased to 63% compared to 222%. Huge इम्प्रूवमेंट है जी टाइम के हवाले से, जो टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता था। फिर कॉस्ट के हवाले से अगर आप देखें तो इट वाज रिड्यूस टू 45% कंपेयर टू 189%। रिक्वायर्ड फीचर्स वर अप टू 67% कंपेयर टू 61%। फीचर्स भी ज़्यादा होना शुरू हो गए। 78,000 US प्रोजेक्ट्स वर सक्सेसफुल कंपेयर टू 28,000 एंड 28% ऑफ IT प्रोजेक्ट्स सक्सीड कंपेयर टू 16%। तो आप देख सकते हैं कि दीज आर significant improvements in IT projects just because now we are following software engineering rules and regulations, and we are also following software project management rules and regulations. You can also see why the improvements, यहाँ से भी आपको आंसर मिल जाएगा जो मैंने ऊपर बात की है। better tools for monitoring and control, software project management आपको बेहतर टेक्निक्स दे रहा है मॉनिटरिंग की, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग की और कंट्रोल की, और एट द सेम टाइम जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं
वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोसेसेस हैं वो इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और यूज़र की इन्वॉल्वमेंट, यूज़र से मुराद यहाँ पे कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट प्रोसेसेस के अंदर बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से आपको बहुत क्रिस्प किस्म की रिक्वायरमेंट मिल रही है। एंड द फैक्ट दैट द प्रोसेसेस सिग्निफिकेंट इटसेल्फ, और इस चीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस देखना होगा, बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा कि जो प्रोसेसेस हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, जो प्रोसेसेस हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेसेस हैं, वो ख़ुद इतने सिग्निफिकेंट है कि हम उनके बगैर प्रोजेक्ट्स को सक्सेस की तरफ लेके नहीं चल सकते। अब ये कुछ आपके पास पॉइंट्स हैं कि जिनकी वजह से प्रोजेक्ट्स जो है वो सक्सेस की तरफ जाता है। वाई डू प्रोजेक्ट सक्सीड? यू कैन सी हेयर एग्जेक्टिव सपोर्ट। इस पूरी की पूरी स्लाइड पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जो बोल्ड में लिखा हुआ है और बाकी तमाम के तमाम जो पॉइंट्स हैं वो बोल्ड में नहीं लिखे हुए। इसकी वजह है एग्जेक्टिव सपोर्ट। मैं इसकी वजह आपको बताता हूँ कि इसको बोल्ड में लिखने की क्या वजह है और एग्जेक्टिव सपोर्ट क्या होता है। एग्जेक्टिव सपोर्ट का मतलब ये है कि आपके पास, अगर आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और अगर आपके पास टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट अवेलेबल है, टॉप में जितने भी आपके सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशन के बिग बॉसेस हैं, अगर वो आपके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, उनकी सपोर्ट आपके साथ बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके ताल्लुकात उनके साथ अच्छे हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट के हवाले से जितने भी रिसोर्सेज आपको चाहिए होंगे वो आप उनसे बहुत इजीली टाइमली अप्रूव करवा लेंगे, जितने रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो दैट्स वाई एग्जेक्टिव सपोर्ट हमारे लिए अगर हम एक प्रोजेक्ट मैनेजर है तो हमारे लिए एग्जेक्टिव सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारे पास एग्जेक्टिव सपोर्ट, जितनी ज़्यादा हमारे पास टॉप मैनेजमेंट पे सपोर्ट ज़्यादा होगी, हम उतने ही ईज़िली रिसोर्सेज जो हैं वो अपने प्रोजेक्ट के लिए ले सकेंगे। टाइमली रिसोर्स मिलने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपको अगर एक बंदा चाहिए तो आपको एक बंदा ही मिलता है, अगर आपको 4 आप डिमांड करते हैं आपको 4 मिलते हैं। तो और जितने इसी तरह फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जितने आप पैसे डिमांड करते हैं, जितना हार्डवेयर डिमांड करते हैं, सॉफ्टवेयर डिमांड करते हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको फ़ौरन अपनी टॉप मैनेजमेंट से मिल जाती हैं। तो ये आपके प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी टॉप मैनेजमेंट के साथ, जो बिग बॉसेस हैं उनके साथ आपके जो मामलात हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, उनकी सपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं यूज़र इन्वॉल्वमेंट। डेफिनेटली जी, प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए यूज़र इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूज़र इन्वॉल्वमेंट से मुराद यहाँ पे हमारे पास कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट है। जिस हद तक वो आपके प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होगा और ख़ास तौर पर रिक्वायरमेंट एनालिसिस के प्रोसेस में ये मामलात प्रोजेक्ट के हवाले से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और वो बड़ी अच्छी ही आपको रिक्वायरमेंट्स दे सकेगा। क्योंकि जितनी अच्छी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आएंगी, जितने चांसेस होंगे कि वो रिक्वायरमेंट्स कम चेंज होंगी, आपके लिए प्रोजेक्ट्स को टाइमली करना उतना बेहतर होगा। फिर एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर, डेफिनेटली इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने की मेरा नहीं ख्याल इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि जितना एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए उतना ही ज़रूरी होगा। फिर क्लियर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग में क्लियर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, बेसिकली ये पॉइंट जो है ये इसी के साथ लिंक्ड अप है कि जितने क्लियर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स होंगे आपके पास प्रोजेक्ट में, आपने क्या काम करना है, जितनी अच्छी रिक्वायरमेंट्स कस्टमर की तरफ से मिली होंगी उतना ही आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। मिनिमाइज्ड स्कोप, स्टूडेंट्स अभी मैं इस मिनिमाइज्ड स्कोप के इस पॉइंट को डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हमने पढ़ी नहीं हैं। तो बेसिकली स्कोप और प्लानिंग के हवाले से जब हम चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे तो फिर मैं इस पॉइंट को डिस्कस करूंगा। अभी ये मिनिमाइज स्कोप वाला पॉइंट मैं डिस्कस नहीं कर रहा। स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, देखें इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद ये है कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं जो किसी भी इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी होती हैं। मसलन अगर आप किसी मुल्क के हवाले से बात करें तो किसी मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि वहाँ पे रोड्स अच्छी होनी चाहिए, वहाँ की रेलवे अच्छी होनी चाहिए, वहाँ की एयरलाइंस अच्छी होनी चाहिए, वहाँ की सी पोर्ट अच्छी होनी चाहिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये उस मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है। अगर हम सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हमारे पास जो सप्लाई ऑफ हार्डवेयर होना चाहिए, जो अच्छे लोगों की सप्लाई होनी चाहिए, वो हमारे पास सॉफ्टवेयर के हवाले से अच्छे लोगों की सप्लाई, अच्छा हार्डवेयर, सस्ता हार्डवेयर, फिर बैंडविड्थ जो होनी चाहिए वो हाई बैंडविड्थ एट लो कॉस्ट,
ये बहुत हमारे पास बेहतर तरीके से अवेलेबल होनी चाहिए। फिर एट द सेम टाइम हमारे पास जो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट पाकिस्तान में भी कोशिश कर रही है, पहले भी गवर्नमेंट्स कोशिश करती रही हैं, डिफरेंट वो आईटी टावर्स बनाते हैं और उन आईटी टावर्स में कोशिश की जाती है कि वहाँ पे तमाम की तमाम सॉफ्टवेयर कंपनीज़ को ऑफिसेज़ दिए जाएँ। वो ऑफिसेज़ समटाइम्स फर्निश्ड भी होते हैं। उस टावर के अंदर तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ जो कि एक आईटी बिज़नेस को चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड होती हैं। तो बेसिकली इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। हम बहुत कम आईटी टावर्स देखते हैं पाकिस्तान में। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो 3 शहरों तक, मेनली 3 सिटीज़ तक कन्फाइंड है। आप कराची को देख लें, लाहौर को देख लें और रावलपिंडी, इस्लामाबाद। इसके अलावा और भी हमारे पास बड़े बड़े शहर हैं, लाहौर, मुल्तान है, फैसलाबाद है। इन शहरों में पेशावर है, कोयटा है। हम बहुत ज़्यादा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखते, जिसकी ज़रूरत है कि गवर्नमेंट की तरफ से या जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इस फील्ड में हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स हों, ज़्यादा हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की ज़रूरत है, बैंडविड्थ के रेट को कम करने की ज़रूरत है, आईटी टावर्स बनाने की ज़रूरत है, सस्ता हार्डवेयर आने की ज़रूरत है, जो सॉफ्टवेयर की प्राइसिंग है उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है, डिफरेंट जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं उनके साथ मुआहदों की ज़रूरत है, पेपाल का पाकिस्तान में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारे का सारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके अलावा और बहुत सी भी चीज़ें हो सकती हैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, जो कि आनी चाहिए, जिसकी वजह से हम इस काबिल होंगे कि सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकें और जॉब सिनेरियो पाकिस्तान में बेहतर हो सॉफ्टवेयर के हवाले से। फर्म बेसिक रिक्वायरमेंट्स अगेन बहुत ज़रूरी हैं। आपके पास कस्टमर की तरफ से रिक्वायरमेंट्स वो एक दफ़ा आएँ और बार बार चेंज ना हो। फॉर्मल मेथडोलॉजी, डेफिनेटली फॉर्मल मेथडोलॉजी से मुराद यहाँ पे हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोसेसेस हैं, जो कि हमने एनालिसिस से मेंटेनेंस तक जितने भी प्रोसेसेस हैं उस फॉर्मल मेथडोलॉजी को हमने अडॉप्ट करना है। और जब तक हम उस फॉर्मल मेथडोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, स्पेशली आपने नाम सुना होगा CMMI का, आगे चल के हमने कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन CMMI के वाले से भी डिस्कस करना है। और वो जो CMMI मेथडोलॉजी दे रहा है, अगर वो मेथडोलॉजी हम अडॉप्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, तो डेफिनेटली हम सक्सेस की तरफ जाते हैं। और रिलायबल एस्टिमेट्स, जितने भी आप एस्टिमेट्स लगाते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, वो रिलायबल होने चाहिए। आप देख रहे हैं कि एस्टिमेट्स बेसिकली देखें, ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज़ का कॉस्ट का अंदाज़ा लगाएं कि मैं इसमें 1 लाख में ये काम कर लूँगा, तो हो सकता है कि वो 90,000 हो जाए या 1,10,000 हो जाए। तो ये हम फिर भी से ये कहेंगे कि रिलायबल एस्टिमेट्स हैं, क्योंकि एस्टिमेट्स जब भी हम फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं तो फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इसके बावजूद हम एस्टिमेट्स लगाते हैं, क्योंकि जब तक हम एस्टिमेट्स नहीं लगाएंगे हम काम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो एज अ एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर, वो उनके जो एस्टिमेट्स होते हैं वो रिलायबल ही होते हैं। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि लाख का 90,000 हो सकता है एस्टिमेट, या 1,10,000 हो सकता है। ये नहीं होगा कि आपने एस्टिमेट 1 लाख लगाया और आपकी कॉस्ट उस पर 2 लाख आना शुरू हो गया, तो उसका मतलब है कि ये रिलायबल एस्टिमेट्स नहीं हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। ये जो मैंने आपको बताया था कि एक ही पॉइंट इस स्लाइड पे एग्जेक्टिव सपोर्ट का बोल्ड में लिखा हुआ है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी भी पॉइंट्स जितने हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए, लेकिन ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको मैंने तो आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। अब ये वही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको पहले दी है कि टॉप मैनेजमेंट कैन हेल्प टू सिक्योर एडुकेट रिसोर्सेज। अगर आपके पास टॉप मैनेजमेंट के साथ मामलात और ताल्लुकात अच्छे हैं तो आपको रिसोर्सेज टाइमली मिल जाएंगे, आपको अप्रूवल्स जो हैं वो तमाम चीज़ों की टाइमली मिल जाएंगी, आप ऑर्गेनाइजेशन में तमाम लोगों का आपको कोऑपरेशन होगा, क्योंकि हर बंदे को पता है कि आप जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं बॉसेस के साथ, टॉप मैनेजमेंट के साथ, तो हर बंदा बाय डिफ़ॉल्ट आपके साथ कोऑपरेट करना शुरू करता है। और चूँकि आपके मामलात टॉप मैनेजमेंट के साथ बहुत अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपको लीडरशिप गाइडेंस भी फ्रॉम द टॉप मिलना शुरू हो जाती है। Students, now these are 15 project manager जॉब फंक्शंस, वो जो ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट जो डिफरेंट वो जॉब फंक्शंस परफॉर्म करता है, इनको ज़रा ब्रीफली हम देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्कस डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एज इंडिविजुअल चैप्टर आगे जाके हमने उनको डिस्कस करना है, तो मैं इसको ज़रा क्विकली गो थ्रू करने लगा हूँ। डिफाइन स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट डेफिनेटली आपको पता है
कि जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको बेहतर तरीके से कस्टमर से लेके उनको लिखा जाए, उसका स्कोप प्रोजेक्ट का डिफ़ाइन किया जाए, एसआरएस का सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट लिखा जाए, स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई किया जाए, डिसीजन मेकर्स को आइडेंटिफाई किया जाए और एस्केलेशन प्रोसीजर्स को आइडेंटिफाई किया जाए। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि वाईवी लेक्चर नंबर 2 या 3 में अगर आपको याद हो, जहाँ पे हमने स्टेक होल्डर्स के हवाले से डिस्कशन की थी कि हमें स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना क्यों ज़रूरी होता है। हमें स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना इसलिए ज़रूरी होता है कि ताकि हम डायरेक्टली उनसे जाके रिक्वायरमेंट्स को ले सकें। अगर एक से ज़्यादा सोर्सेज हैं जहाँ से रिक्वायरमेंट्स ली जा सकती हैं या एक से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, तो हमें डिफ़ाइन करने का फ़ायदा ये होगा कि हम तमाम के तमाम लोगों के पास जाएंगे और उनसे रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग करेंगे। और एस्केलेशन प्रोसीजर जो आगे लेके जाने वाले प्रोसीजर्स हैं, और यहाँ पे सारे के सारे वो प्रोसीजर्स हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ने डिफ़ाइन किए हुए हैं। फिर डेवलप डिटेल टास्क लिस्ट, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, इसके हवाले से भी मैंने आपको डिस्कस किया था। वैसे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पूरा मेरे पास एक कंप्लीट चैप्टर है जो कि शायद हम सेशन 1 के बाद पढ़ेंगे। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि आप बड़े टास्क को छोटे टास्क में डिवाइड करते हैं, तो उनके कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस होते हैं। फिल वक्त इतना ही बताऊंगा कि हम जो बड़े बड़े टास्क हैं उनको टास्क, सब टास्क और सब टास्क में डिवाइड करते हैं ताकि काम आसान हो जाए, तमाम टीम मेंबर्स में कुछ ना कुछ काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं। इंशाल्लाह ताला जब हम वर्क ब्रेकडाउन का स्ट्रक्चर का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एस्टिमेट टाइम रिक्वायरमेंट्स, इसको भी आगे चल के हमने कम्प्लीटली देखना है कि टाइम रिक्वायरमेंट्स कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। डेफिनेटली प्रोजेक्ट में आपको टाइम रिक्वायरमेंट्स कैलकुलेट करनी पड़ती हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट को कितने अर्से में कंप्लीट करूँगा। डेवलप इनिशियल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ़्लो चार्ट, इनिशियल मैनेजमेंट फ़्लो चार्ट बनाया जाए प्रोजेक्ट के अंदर कि कौन सा बंदा कौन सा काम करेगा, कौन सा बंदा किसका रिस्पॉन्सिबल होगा, किस बंदे के पास किस काम के लिए जाना चाहिए। तो फ़्लो चार्ट आपको ये बता रहा होता है, हायरार्की एक डिफ़ाइन कर रहा होता है प्रोजेक्ट में कि टॉप में कौन है इस प्रोजेक्ट में, फिर सेकंड टियर पे कौन है, थर्ड टियर पे कौन है। तो ये तमाम चीज़ें आपको प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिफ़ाइन करनी पड़ती हैं। आइडेंटिफाई रिसोर्सेज एंड बजट, फिर बीइंग द प्रोजेक्ट मैनेजर आपको जितने रिसोर्सेज यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जितने भी चाहिए होते हैं, पैसे और काम करने के लिए लोग, ये आपको आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं और फिर टॉप मैनेजमेंट से ये रिसोर्सेज आपको लेने पड़ते हैं। फिर एवेलुएट प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स लेने के बाद एवेलुएट करें कि वो टेक्निकली पॉसिबल भी हैं कि नहीं हैं। कहीं ऐसी रिक्वायरमेंट्स तो नहीं आ गई जिनको आप आगे चल के आपको परेशान करें और वो रिक्वायरमेंट्स आप कर भी ना सकें, तो ये भी प्रोजेक्ट मैनेजर को देखना है। आइडेंटिफाई एंड एवेलुएट रिस्क, ये हमारा पूरे का पूरा चैप्टर है रिस्क मैनेजमेंट का, जिसमें हम कंटीजेंसी प्लान्स को भी डिस्कस करेंगे, मिटिगेशन प्लान्स को भी देखेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप जो भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उसमें कुछ ना कुछ रिस्क होते हैं, और अगर हम सॉफ्टवेयर के बिज़नेस की बात करें तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होती है, तो यहाँ पे भी रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो बीइंग ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपको कुछ लोगों को डेजिग्नेट करना पड़ेगा कि वो किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी रिस्क है उनको आइडेंटिफाई करें और उसके हवाले से फिर उनकी जो भी मिटिगेशन पॉलिसीज़ हैं वो बनाएं, और जो भी कंटीजेंसी प्लान्स हैं, कंटीजेंसी प्लान्स बेसिकली उस टाइम आता है जब आपकी मिटिगेशन पॉलिसी भी फेल हो जाती है। आपने एक रिस्क आइडेंटिफाई किया कि भाई ये रिस्क है, अगर फ्यूचर में ये रिस्क आ गया तो इसकी मैं ये अल्टरनेट प्लान कर दूंगा। अगर वो अल्टरनेट प्लान भी फेल हो गया तो देन इन दैट सिनेरियो हमारे पास कंटीजेंसी प्लान्स होते हैं। तो ये आगे चल के हम देखेंगे, अभी आपको परेशान होने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास ये पूरे का पूरा चैप्टर है रिस्क का, जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क से लेके कंटीजेंसी प्लान तक तमाम का तमाम फ्रेमवर्क देखेंगे। फिर प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी भी है कि प्रोजेक्ट के अंदर जो इंटरडिपेंडेंसीज़ है वो देखें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि टास्क जो होते हैं, टास्क सब टास्क, ये ऐसा होता है कि इन सब टास्क में एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंसीज़ होती हैं। आप एक काम ख़त्म करेंगे तो दूसरा शुरू करेंगे, दूसरा ख़त्म करेंगे तो तीसरा शुरू करेंगे। तो ऐसी जितनी भी इंटरडिपेंडेंसीज़ होती हैं आपके प्रोजेक्ट मैनेजर को वो आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं। आइडेंटिफाई एंड ट्रैक माइलस्टोन्स, अब माइलस्टोन्स बेसिकली आपके पास प्रोजेक्ट में होता है जब आपके पास कोई मेजर ब्रेक थ्रू या आप कोई मेजर काम कंप्लीट कर लेते हैं। मे बी आप कहते हैं मैंने एसआरएस लिख लिया है, आज मैंने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लिया है, आज मैंने कोडिंग के 5 फंक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये दीज आर माइलस्टोन्स है बड़े बड़े। हम ये नहीं कह सकते कि आज मैंने जनाब क्वेश्चंस लिख लिए हैं तो ये मेरा माइलस्टोन्स है। नहीं जी, आज मैंने 2 बंदे से मीटिंग कर ली है तो ये माइलस्टोन्स है। दिस इज़ नॉट अ माइलस्टोन। माइलस्टोन्स है जब मेजर एक कोई एक्टिविटी या बंच ऑफ एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाएं, और उन बंच ऑफ एक्टिविटीज़ के कंप्लीट होने के बाद आपके पास कोई मेजर ब्रेक थ्रू हो,
तो उसको हम माइलस्टोन बोलते हैं। तो बीइंग ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपको आपको चाहिए कि प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी इस तरह के क्रिटिकल माइलस्टोन्स हैं वो डिफ़ाइन किए जाएं। पार्टिसिपेट इन प्रोजेक्ट फेज़ रिव्यू मीटिंग्स, हर फेज़ के आखिर में एक मीटिंग होती है। उसका मकसद ये होता है कि उस मीटिंग में जो काम हमने किया है उस फेज़ के में उस काम को डिस्कस कर लिया जाए, ताकि अगर कोई चीज़ रह गई है तो उसको जो डेफिशिएंसीज रह गई हैं उसको रिमूव किया जाए। तो बीइंग ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपको इन तमाम मीटिंग्स में शरीक होना चाहिए। सिक्योर नीडेड रिसोर्सेज, टॉप मैनेजमेंट से रिसोर्सेज को लिया जाए। मैनेज द चेंज कंट्रोल प्रोसेसेस। चेंज कंट्रोल प्रोसेसेस ये बेसिकली जब आपके पास प्रोजेक्ट में चेंजेस आती हैं, जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुके होते हैं और जो प्रोजेक्ट में जितनी भी चेंजेस आती हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बेसिकली इस टॉपिक का नाम है जो आगे चल के हमने पढ़ना है। तो वहाँ पे तमाम के तमाम हमने चेंज कंट्रोल प्रोसेसेस डिफ़ाइन किए होते हैं। ऐसा नहीं होता कि प्रोजेक्ट अगर एक दफ़ा हम स्टार्ट कर चुके हों और इन द मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट या किसी भी स्टेज पे अगर कोई चेंज आती है तो अब वो अंधाधुंध वो चेंज इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं, बल्कि उसके लिए एक बाकायदा प्रोसेस होता है जिसको हम चेंज कंट्रोल प्रोसेसेस कहते हैं, और ये अंडर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं। तो ये जब हम उस टॉपिक में जाएंगे डिटेल में तो उसको वहाँ पे देखेंगे कि चेंज कंट्रोल प्रोसेसेस क्या होते हैं। तो बीइंग ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपके प्रोजेक्ट मैनेजर को चाहिए कि जितनी भी चेंजेस आती हैं वो तमाम की तमाम चेंजेस को चेंज कंट्रोल प्रोसेसेस के बाद उस प्रोसेस से गुजारा जाए और फिर देखा जाए कि चेंजेस करनी भी हैं कि नहीं करनी। और रिपोर्ट प्रोजेक्ट स्टेटस, प्रोजेक्ट का स्टेटस देखें किसी भी मौके पे जो टॉप मैनेजमेंट है वो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर से मांग सकती है कि यार बताएं ना कि हमें आप जो प्रोजेक्ट हमने आपको दिया था उसका स्टेटस क्या है। तो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर को किसी भी टाइम आपके प्रोजेक्ट मैनेजर से प्रोजेक्ट का स्टेटस मांगा जा सकता है। तो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर को स्टेटस रिपोर्ट्स, ये भी चल के हमने स्टेटस रिपोर्ट्स को भी पढ़नी है कि इनको कैसे बनाया जाता है और इनकी क्या कंटेंट्स होते हैं, आगे चल के अगले चैप्टर्स में हमने देखना है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना बताऊँगा कि किसी भी टाइम आपके प्रोजेक्ट मैनेजर से स्टेटस रिपोर्ट्स डिमांड की जा सकती हैं। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, और आगे जैसा कि चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि कुछ हमारे पास ये प्रोसेसेस हैं, उनके हवाले से अब हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। ये प्रोसेसेस से मुराद मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे पास जो प्रोसेसेस हैं वो पीएमआई के हैं। पीएमआई का बताता चलूँ, देखें पीएमआई का मतलब है, ये आप देख रहे हैं पीएमआई फ्रेमवर्क, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट फ्रेमवर्क। अगर आपको याद हो जब मैंने आपको लेक्चर 2 पढ़ाया था और उसमें मैंने हायरार्की ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ाई थी, और उस हायरार्की में मैंने आपको बताया था कि हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्स पे कैसे पहुँचे हैं। एट द टॉप हमारे पास लीडरशिप थी, फिर मैनेजमेंट थी, फिर मैनेजमेंट के बाद हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थी, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थी। तो इसका मतलब ये है कि जो कोर्स हम पढ़ने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, इससे ऊपर वाली लेयर पे हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो कैसे बनी, कैसे वजूद में आई, उसके लिए कौन सा इदारा काम कर रहा है, कौन सा जो इदारा है वो उसके नॉलेज एरियाज़ या उसके प्रोसेसेस को डिफ़ाइन कर रहा है, तो वो पीएमआई है जनाब। पीएमआई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने बहुत ज़्यादा काम किया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से, और जितने भी नॉलेज एरियाज़ हैं या जिनको मैं अगर सिंपल वर्ड्स में प्रोसेसेस आपको कह दूं जो किसी भी प्रोजेक्ट में आपको अप्लाई करने पड़ते हैं, वो उन प्रोसेसेस और उन तमाम प्रोसेसेस की डिटेल्स वो आपको पीएमआई ने ही प्रोवाइड की हैं। मैं देखें चूँकि हमारा जो कोर्स है स्टूडेंट्स वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्पेसिफिकली नहीं है, वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है। तो ज़्यादातर मेरा जो फोकस होगा कोर्स में वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ होगा। लेकिन चूँकि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टार्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से हुई है तो इसलिए ये फ्रेमवर्क देना ज़रा यहाँ पे ज़रूरी है। मैं बहुत ज़्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाऊँगा। आप यहाँ देख सकते हैं जो सोर्स है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, उनकी बुक से ये कॉपीराइटेड डायग्राम ली गई है। इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। 9 हमारे पास नॉलेज एरियाज़ हैं पीएमआई के हवाले से। आप यहाँ पे देख रहे हैं दीज आर स्टेक होल्डर्स नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। जब कोई प्रोजेक्ट आता है, कस्टमर कोई भी प्रोजेक्ट लेके आता है, उसकी कोई ना कोई नीड्स होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं। उस प्रोजेक्ट पे हम उस प्रोजेक्ट को हम इन 9 नॉलेज एरियाज़ से गुजारते हैं, और उसके बाद अल्टीमेटली हमारे पास आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट आ रही है वो प्रोजेक्ट सक्सेस की सूरत में हमारे पास वो आउटपुट आ रही है। अब यहाँ पे आप देखें
जो पहला नॉलेज एरिया है वो स्कोप मैनेजमेंट है। अब देखें, स्कोप मैनेजमेंट हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी करते हैं, जहाँ पे हम रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग और प्रोजेक्ट के बारे में तमाम डिटेल्स को लेने की कोशिश करते हैं। टाइम मैनेजमेंट हम भी करते हैं सॉफ्टवेयर में जनाब। टाइम मैनेजमेंट का आपको मतलब है कि जो भी हमने टाइम कैलकुलेशंस करनी होती हैं, प्रोजेक्ट के हवाले से स्केड्यूल बनाना होता है, वो काम हम करते हैं, आगे चल के करेंगे। हम स्कोप मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे आगे चल के, जो हमारा थर्ड चैप्टर होगा प्लानिंग में, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर आगे चल के सेकंड सेशन के बाद हम स्केड्यूलिंग पढ़ेंगे, उसमें हम ये टाइम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, कॉस्ट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, क्वालिटी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। और वैसे भी अगर आप SE1 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, 6 से 6 भी, तो मेरे ख्याल से वो क्वालिटी मैनेजमेंट का कोर्स भी पढ़ रहे हैं। फिर हम HR मैनेजमेंट को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि प्योरली ये आप HR मैनेजमेंट का शायद कोर्स पढ़ें अपने 7वें या 8वें सेमेस्टर में। ये बिल्कुल एक अलहदा फील्ड है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इसको डिस्कस नहीं करेंगे। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, इसको आगे चल के देखेंगे कि कम्युनिकेशन मैनेजमेंट हमारे प्रोजेक्ट में क्यों ज़रूरी होती है। रिस्क मैनेजमेंट को देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे। प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट को आगे चल के देखेंगे। और इन तमाम के बाद फिर हम प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट को आगे चल के हम देखेंगे। तो ये 9 एरियाज़ हैं, जिसमें से तकरीबन हम तमाम एरियाज़ को डिस्कस करेंगे एक्सेप्ट HR, क्योंकि ये एक अलहदा से मैनेजमेंट का एरिया है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी तमाम एरियाज़ को हम डिटेल में देखेंगे। और इसके अलावा हर एरियाज़ के कुछ टूल्स और टेक्निक्स हैं जो कि प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेशंस पे डिप्लॉय किए जाते हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारे पास प्रोजेक्ट सक्सेस जो एज़ आउटपुट आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसमें ये 9 नॉलेज एरियाज़ अप्लाई होंगे, टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाई होंगी, और आप प्रोजेक्ट सक्सेस की तरफ जाएंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। मैं थोड़ा सा जो प्रोसेस PMI के प्रोसेस एरियाज़ आपको बताए हैं, इनके PMI के 5 प्रोसेस ग्रुप्स भी हैं। जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ इन 5 प्रोसेस ग्रुप्स कौन कौन से हैं। आप देख सकते हैं, इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग। दीज कैन बी रिपीटेड फॉर ईच फेज़। मैं इसको डायग्राम से आपको शायद यहाँ से शायद इतना बेहतर समझ आए, मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसकी देता हूँ। एज़ पर PMI आप कोई भी काम करें, आप जिस तरह ये देखें ना, दीज कैन बी रिपीटेड फॉर ईच फेज़। आप कोई भी काम करें, आप बेशक रिक्वायरमेंट्स का काम करें, कोडिंग का काम करें, डिज़ाइनिंग का काम करें, टेस्टिंग का काम करें, एज़ पर PMI आपको ये 5 प्रोसेस ग्रुप्स जो हैं ये आपने अप्लाई करने हैं। ये 5 प्रोसेस ग्रुप्स कौन से हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 5 प्रोसेस ग्रुप्स हैं जनाब। सबसे पहले आप किसी काम को स्टार्ट करेंगे, इनिशिएटिंग प्रोसेसेस। फिर इनिशिएट प्रोसेस करने के बाद प्लानिंग प्रोसेसेस। हमने आगे चल के देखना है कि हम जो प्लानिंग का चैप्टर पढ़ेंगे तो इनिशिएशन कैसे करनी है, फिर प्लानिंग में ही हम देखेंगे कि हमने प्लानिंग कैसे करनी है। अभी ब्रीफली बताता हूँ कि सबसे पहले आप एज़ पर PMI आप कोई भी काम करेंगे, वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस का हो, कोडिंग का हो, टेस्टिंग का हो, किसी भी फेज़ का हो, आप उसको इनिशिएट करेंगे। इनिशिएट करने के बाद आप उसको प्लान करेंगे। प्लान करने के बाद आप एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद आप उसको कंट्रोल करेंगे। अब आप ज़रा यहाँ पे देखें कि कंट्रोल करने के बाद अगर आपको डिज़ायर्ड आउटपुट आ गई तो आप उस प्रोसेस को क्लोज कर देंगे और अगला काम स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपको कंट्रोलिंग प्रोसेस करते हुए पता चल रहा है कि आपको डिज़ायर्ड आउटपुट या आपका काम सही नहीं हुआ, तो आप अब 2 काम करेंगे। इफ़ देयर आर मेजर इश्यूज़, इफ़ देयर आर मेजर प्रॉब्लम्स, आपको पता लगता है कि नहीं ये एग्जीक्यूशन के इश्यूज़ नहीं है, ये प्लानिंग के इश्यूज़ हैं, तो आप कंट्रोलिंग प्रोसेसेस के बाद उस चीज़ को प्लानिंग में भेज देंगे। लेकिन इफ़ यू थिंक के दीज आर एग्जीक्यूशन इश्यूज़, तो आप उसको दोबारा एग्जीक्यूशन प्रोसेसेस में भेज देंगे और वहाँ पे इसको दोबारा एग्जीक्यूट कराएंगे। मे बी कोडिंग के इश्यूज़ हों या उसके एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम्स हो, और उसके बाद प्लान या वो अगर वो प्लानिंग में भेजा है तो वो दोबारा एग्जीक्यूट होगा, और अगर वो एग्जीक्यूशन में आपने भेजा है यहाँ से तो वो सिर्फ एग्जीक्यूट होकर दोबारा कंट्रोल होगा। और अगर दोबारा कंट्रोल होने के बावजूद अगर वो ठीक नहीं चल रहा, तो या तो फिर आप दोबारा उसे प्लानिंग में भेजेंगे या एग्जीक्यूशन में भेजेंगे, या फिर अगर वो ठीक हो गया काम तो आप उसे क्लोजिंग में भेजेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिज़ाइन फेज़ में भी आप ऐसे ही चलेंगे, इम्प्लीमेंटेशन में भी आप ऐसे ही चलेंगे। तो बेसिकली दीज कैन बी रिपीटेड फॉर ईच स्टेप, फॉर ईच फेज़। हर जगह यही आप
इनके साथ हर फेज़ में आप इन्हीं के साथ इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, कंट्रोलिंग और क्लोजिंग फेजेस के साथ ही आप चलेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये बाकी इम्प्लीमेंटेशन और उसके बाद भी जितनी भी फेजेस आएंगे वहाँ पे आप यही इसी तरह के इंटरेक्शंस अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं यहाँ अपने लेक्चर को रोकता हूँ। इंशाल्लाह ताला जो मेरा अगला लेक्चर होगा उसमें हम कुछ जो लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि कुछ हमारे पास टीम स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हवाले से मैं डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में, और कोशिश करूंगा कि जो अगला मेरा जो लेक्चर हो उसमें जो प्रोसेसेस और जो टीम स्ट्रक्चर्स हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इस्तेमाल होते हैं और ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम उन टीम स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं, उन टीम स्ट्रक्चर को मैं अगले लेक्चर में ख़त्म कर दूं, ताकि प्रोसेसेस के आज हमने कुछ प्रोसेसेस को देख लिया है और उसके बाद फिर हम इन टीम स्ट्रक्चर्स को देख के इस चैप्टर को भी पूरी कोशिश होगी कि अगले 7वें लेक्चर में मैं इसको फाइनलाइज़ कर दूं। तो स्टूडेंट्स, आज तक हम यहीं तक डिस्कस कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला 7वें लेक्चर में मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। उस टाइम तक मुझे इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। फ़ी अमान अल्लाह।